एक्चुअली क्या है, जैसे आप श्री कृष्ण को मानते हो, राइट, और दीक्षित भी हो आप उसमें, और कई लोग शिव को मानते हैं, कई लोग काली दुर्गा वगैरह वगैरह, बहुत सारे, कई लोग वाहेगुरु को मानते हैं, कई लोग अलग अलग फेथ से। केवल योग ऐसी चीज है जो वैज्ञानिक है, साइंटिफिक है, चीजें नहीं रिलीजियस इन द सेंस जिसको हम बोलते हैं ना सुपरस्टिशंस। क्योंकि कई सारी ऐसी चीजें हैं जो सुपरस्टिशंस हो गई हैं, जो वास्तव में किसी लोगों ने शुरू किया और वो ट्रेडिशन बन गया। जैसे आपने कहानी सुनी होगी ना कि कहीं श्राद्ध हो रहा था, एक बिल्ली आ गई थी, बिल्ली को पकड़ के साइड में रख दिया था ताकि वो कुछ खाने ले उसमें से। फिर बाद में परंपरा बन गई, हर रिचुअल में वो बिल्ली को पकड़ के रखते थे, चाहे वो कहीं से खोज के लाना पड़े, जबरदस्ती रखते थे, which was not meaningful actually, which did not have any meaning, any sense। तो कई सारी चीजें ऐसी है जो नॉन सेंसिकल है। कहाँ पर? हर जगह। केवल इंडिया की बात नहीं है, वेस्ट की भी बात है। और आजकल तो दुनिया बहुत एडवांस्ड हो गई है, जहां पर आप जो है यू नो व्हाट यू कॉल, यू लर्न अबाउट द होल वर्ल्ड, कहां पर क्या चल रहा है। पहले तो दुनिया बहुत मतलब क्या बोलते हैं, बहुत लंबी थी, दुनिया छोटी हो गई जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरनेट एंड अदर थिंग्स। तो मैंने जो जितने भी सोसाइटीज कल्चर्स की स्टडीज की है, हर कल्चर में क्या है, फॉल्स बिलीफ्स है। मोर प्रिसाइजली मैं बिलीफ वर्ड नहीं यूज करूंगा, आई वुड से डलनेस या अनइंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस नहीं है। और जैसे हम साइंटिस्ट कहते हैं, वे भी कई सारी चीजें ऐसी हैं जो मानते आ रहे हैं, मानते हैं, चाहे इंडिया में हो बाहर में हो। पूजा करेंगे, पाठ करेंगे कि वो देवता हमें वो करेगा। विज्ञान देवता को नहीं मानता, राइट। साइंस कहते हैं प्रिंसिपल्स, थियोरीज, प्रिंसिपल्स, रूल्स, उस पर काम चलता है। अगर ये फैन चल रहा है, पहले क्या होता था, कोई बैठता था, पहले राजा महाराजाओं को ही फैन नसीब होता था, ये वाला फैन भी होता था पहले। तो उसमें क्या करते थे, वो अलग पंखुड़ियां होती थी और उसमें एक रस्सी बांध के, और कोई यहाँ बैठा होता था, वो ऐसे करता तो एक बार घूमता, फिर छोड़ता, फिर घूमता, अपोजिट घूमता, ऐसे करता, घूमता। तो दैट वाज मैनुअल। तो वो क्या था, वो मैनुअल था। अब क्या हो गया है, अब ऑटोमेटिक हो गया। क्यों? विज्ञान की वजह से। अब क्वांटम फिजिक्स का सुना होगा, क्वांटम फिजिक्स ने एक क्वांटम कंप्यूटर क्रिएट किया है, आज से नहीं, बहुत पहले से क्वांटम कंप्यूटर। तो उस क्वांटम कंप्यूटर की वजह से टाइम ट्रैवल पॉसिबल कर दिया। और अभी उसने, पहले तो इंडिविजुअल लेवल पे करते थे, लेकिन अब जो है वो क्वांटम लेवल पे उन्होंने किया था। केवल 1 सेकंड के लिए उन्होंने टाइम ट्रैवल किया था और 1 सेकंड में बहुत कुछ देख लिया था। सो व्हाट आई मीन इज कि हमें वैज्ञानिक होना चाहिए, हमें साइंटिफिक होना चाहिए, हमें बहुत साइंटिफिक होना चाहिए, हमें बहुत बोल्ड होना चाहिए। इतना बोल्ड कि यू कैन से नो टू सम थिंग्स। कई बार क्या होता है, हम जो है ना औपचारिकता, बस फॉर्मेलिटी की वजह से हम नो नहीं कर पाते। देखो आप कहाँ से, किस लीनियज से बिलोंग कर रहे हो, राइट। जो है ग्रैंडफादर माँ की तरफ से, तो माँ की तरफ से भी आता है हमारे जीन में, और फादर की तरफ से आता है, दोनों की तरफ से आता है। लेकिन सबसे ज्यादा किसकी तरफ से आता है? माँ की तरफ से आता है, हर बच्चे में सबसे ज्यादा माँ की, क्योंकि 9 मंथ्स जो माँ अपने से काट के निकालती है बच्चों, कार्व करती है किसको? बेबी को। तो इसलिए जब आप माँ के पेट में होते हो, तो माँ जो खाती है वो आप खाते हो, माँ जो सांस लेती है वो आप सांस लेते हो। और वो वही प्रेगनेंसी योगा कोर्स भी होता है हमारे यहाँ, आपको पता है। उसमें बताते हैं कि कैसे वो बेबी ग्रो करती है या करता है, जो भी, अगर मेल होता है फीमेल होता है, तो उसमें हम बताते हैं, उसकी डेलिकेसी बताते हैं, उसमें सारा डिटेल बताएंगे आपको, कैसे आप सीखते हो। जैसे आपने तो ये सुना होगा ना, अभिमन्यु पेट में ही उसने सब कुछ सीख लिया था, तोड़ना सीख लिया था। किसको? जो चक्रव्यूह था, उसको तोड़ना सीख लिया था। केवल जो लास्ट वाला तोड़ने का था, उस समय माँ सो गई थी तो सुन नहीं पाए। तो माँ के थ्रू ही आप सुनते हो, माँ के थ्रू ही आप देखते हो, राइट। सो दिस इज व्हाट इज मदर। इसलिए हमारे कल्चर में माँ और पिता दो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। और ये अपने माँ और पिता को जो बहुत कष्ट देते हैं ना, सबसे महापाप होता है हमारे कल्चर। और कल्चर में नहीं, बल्कि दिस इज रियलिटी। दे आर नॉट फॉरगिवन बाय द नेचर। दे हु हर्ट देयर पेरेंट्स, दे आर नॉट फॉरगिवन बाय द नेचर। तो व्हाट आई मीन कि हमें अपने लिनियज को रिमाइंड करना चाहिए अपने आप, हम किस खानदान से बिलोंग करते हैं। बायोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल आल्सो। अब बायोलॉजिकल, पहले जो शादी होती थी तो खानदान देखते थे, लड़के का खानदान कैसा है। एक पीढ़ी नहीं, कई पीढ़ी तक देखते थे कि उसमें से कोई ऐसा तो नहीं था जो कुचरित्र था, कुलक्षण था, या जो बदनाम था। क्योंकि वो चीजें बच्चे में आएगा, चीजें आएंगी बच्चों में आएंगी, कोई रोक नहीं सकता। नो फोर्स ऑफ द यूनिवर्स कैन स्टॉप इट। व्हाई? बिकॉज दैट एनर्जी विल फ्लो इन द बेबीज। इसलिए दोनों पक्ष, कम से कम 3 पुश्त, पहले पक्ष इधर माँ के पक्ष और पिता के पक्ष देखते थे। लड़के वाले देखते थे लड़के वाले को भी देखते थे। अगर नहीं मिला तो शादी नहीं करते। अब तो मतलब कोई इथिक्स नहीं, कहते ना इकला चलो रे। रविंद्रनाथ टैगोर ने ये लिखा है, अकेले चलो। और वेद कहते हैं हमारे शुक्ल यजुर्वेद में है, सूर्य एकाकी चरति। सूर्य हमेशा अकेला चलता है, और सूर्य जैसा तेजस्वी व्यक्ति हमेशा अकेला चलता है। ये भी देख लो, जो सूर्य वंश को बिलोंग करता है, पहले सूर्य वंश होते थे ना, तो उसके अंदर अकेला चलने की क्षमता होती थी। एक्चुअली सूर्य के वंश हो भी सकता है भी, परंतु एवरीवन हैज दैट सोलर प्लेक्सस। इन सोलर प्लेक्सस यू बिलीव दैट, राइट? यू नो दैट जो हमारी नाभि लेवल है वो सोलर प्लेक्सस है, जिसके अंदर गट्स, जिसके अंदर सोलर प्लेक्सस
एक्टिवेट होता है, पावरफुल होता है, वो अकेला चलता है, किसी डरता नहीं। फियर कहाँ होता है पता है? हमारे पेट में फियर होता है। When you get scared, then you feel some sensation in your stomach. Your navel chakra gets displaced. वहां से मिसप्लेस हो जाता है। जैसे मिसप्लेस हुआ, आप डर जाओगे, आप फोकस नहीं कर पाओगे, आपके अंदर बैलेंस नहीं होगा। योगा में हम सिखाते हैं कुछ ऐसे आसन होते हैं जो बैलेंसिंग होते हैं, जैसे हेड स्टैंड होता है। तो आप हेड स्टैंड करोगे, आर्म स्टैंड होता है, या और भी बैलेंसिंग पोस्चर होता है, जैसे क्रेन पोस्चर होता है, जिसमें आप हाथ पे खड़े होते हो। यस, देयर आर मेनी अदर पोस्चर्स आल्सो, जिसमें आप अपने कोर का इस्तेमाल करो। जिसकी बेली बड़ी होती है उसके अंदर जीवनी शक्ति कम होती है। जीवनी शक्ति बोले तो लाइफ फोर्स उतनी पावरफुल नहीं होगा। फैट बढ़ा, उसकी स्पिरिचुअलिटी, उसके अंदर एनर्जी लेवल, उसके अंदर वो तेज, वो वीरता कम हो जाता है। बॉडी को बिल्कुल स्लिम रखना चाहिए। तो मार्शल आर्टिस्ट को देखते हो, हेल्दी देखते हो, कुंग करते हो, तो कुंग फू कहाँ से आया है? वो शाओलिन टेम्पल से आया, और वहां तो इतना डिसिप्लिन सिखाते हैं बिल्कुल बचपन से ही। सो दिस इज गुड दैट यू आर लर्निंग। उसमें सबसे पहले बॉडी मास्टरी सिखाया जाता है। योगा में वही बॉडी मास्टरी सिखाया जाता है, बैलेंस सिखाया जाता है। और बैलेंस उसी का बढ़िया होता है जिसका कोर स्ट्रांग होता है। प्लैंक किस लिए करते हैं? कोर और आर्म स्ट्रेंथ के लिए। तो आपकी पूरी बॉडी जो होनी चाहिए ना, बिल्कुल लोहे की तरह होनी चाहिए। और हेल्थ में सबसे पहले मेंटल हेल्थ पहला आता है, क्योंकि माइंड ही फाइट करता है। माइंड डर गया तो बॉडी कुछ नहीं कर पाती, बॉडी विकलांग हो जाती है, बॉडी क्रिपल हो जाती है। सबसे पहले अपनी वैल्यू हमें खुद देनी होती है। हम अपनी कीमत कौड़ी के भाव आंकते हैं, अपने समय की कीमत हम ऐसे आंकते हैं नहीं। एवरी मिनट इज वेरी वेरी प्रीशियस। वैल्यू टाइम ऑफ योरसेल्फ एंड आल्सो अदर्स। सूत्र कहते हैं अज्जतंग बहिद्धा। अज्जतंग अर्थात खुद का, और बहिद्धा दूसरों का भी। खुद का भी सम्मान करो और दूसरों का भी सम्मान करो। ऐसा नहीं कि केवल अपना ही हम टाइम की वैल्यू दे रहे हैं, दूसरों के टाइम की वैल्यू दे रहे हैं। दिस इज इम्बैलेंस अगेन। दिस इज नॉट योगा एक्चुअली। सो योगा टीचेस टू हैव बैलेंस, टू हैव इक्विलिब्रियम, टू हैव इक्वानिमिटी, व्हाट यू कॉल समत्वम योगा उच्यते बाय लॉर्ड कृष्ण। भगवान कृष्ण से बड़ा कोई योगी हो सकता है क्या? योगेश्वर बोलते हैं, योग का ईश्वर नारायण, और शिव को बोलते हैं योगीश्वर, योगियों का ईश्वर। तो ये दो महायोगी हैं। कौन? कृष्ण और शिव। बुद्ध की तो बात ही अलग है, वो तो ही इज अल्ट्रा योगा। बुद्ध की तो बात सबसे आखिर में होती है, निर्वाण की बात सबसे आखिर में होती है ना, मोक्ष की बात सबसे आखिर में होती है ना। अभी हम मोक्ष की बात नहीं कर रहे, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? इस वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। मार्शल आर्ट सिखाते हैं हाउ टू लिव इन दिस वर्ल्ड विद सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ डिफेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ मोटिवेटेड, एवरीथिंग, अपने आप को, लेकिन अपने साथ दूसरों को भी। आपको शायद पता होगा मार्शल आर्ट में ये सिखाते हैं, डिफेंस सिस्टम सिखाते हैं। तो मार्शल आर्ट एक्चुअली जो इवॉल्व किया गया था, डिफेंस के लिए किया गया था, किसी को मारने के लिए नहीं किया गया था, अपने प्रोटेक्शन के लिए किया गया था। कि नहीं मेरे अंदर ईगो आ गया, मैं ताकतवर हूं, तो किसी को कमजोर है, बच्चा है, उसको मार दो। आजकल ही होता है ना, कमजोर के ऊपर ही अब ताकत चलती है। डिफेंड फ्रॉम दी व्हाट यू कॉल प्रेडेटर्स। प्रेडेटर एक आदमी भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। और उसमें जैकी चैन की फाइट हमने देखी होगी, जैकी चैन की फाइट देखी होगी। वो क्या करते हैं? अपने आप को केवल डिफेंड करता रहता है, भागता रहता है, और भागते भागते उसमें मार्शल आर्ट में भी सिखाए थे, भागते रहते दुश्मन की एनर्जी इतना एग्जॉस्ट कर दो, उसके ताकत नहीं रही तुमसे फाइट करने की। वो थक जाता है, भागते भागते थक गया, उसको पहले थका दो, गिर जाएगा, उसको फिर ऐसे नबज पकड़ो, सब्जुगेट कर लो। ऐसे किसी ने तुम्हें पंच मारा तो अपने आप को डिफेंड करो, तो वो पंच जो है हवा में जाएगा और हवा में वो गिर सकता है। अगर मैं ऐसे करता हूँ, अगर सपोर्ट ना हो तो मैं गिर सकता हूँ। तो मार्शल आर्ट में भी सिखाता है कि तुम्हारे ऊपर किसी ने अटैक किया, तुम वहां से हट जाओ, बस वो गिरा, बस कर लो। तो ये जो हमारे भीतर है, हमेशा फाइट चलता रहता है, किसकी? नेगेटिविटी की और पॉजिटिविटी की। नेगेटिव माइंडसेट की और पॉजिटिव माइंडसेट, नेगेटिव थॉट्स की और पॉजिटिव थॉट्स की। अगर आप माइंडफुल नहीं रहोगे तो यू विल बी विक्टिम। सो व्हाट देन कम्स इन पिक्चर इज माइंडफुलनेस, जिसको ध्यान कहते हैं। इसलिए जो योग का अहम हिस्सा है क्या? ध्यान। जब आप आसन भी करोगे पूरे ध्यान के साथ करो। एक मैंने वीडियो अभी अपलोड किया था, हमारी टीम ने किया था, बायोमैकेनिक्स के ऊपर, शायद आपने देखा होगा। रिसेंटली किया, देखा आपने? इसको दिखवाना, क्योंकि दैट इज पार्ट ऑफ दिस बायोमैकेनिज्म। ये मार्शल आर्टिस्ट को सीखना चाहिए। योगा में डाला है, किसने? योगा अलायंस वालों ने बहुत अच्छा किया है। बायोमैकेनिज्म होता है फोर्स कैसे जनरेट किया जाता है, फोर्स के बारे में पढ़ाई होती है। दो तरह के फोर्सेस होते हैं, एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्स, दूसरा होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। एक होता है इंटरनल फोर्स, एक तो है एक्सटर्नल फोर्स। उसके बाद उसमें सिखाते हैं अडेप्टिबिलिटी, सिखाते हैं उसमें मोबिलिटी, सिखाते हैं स्टेबिलिटी, सिखाते हैं मैकेनिज्म, सिखाते हैं बायो मैकेनिज्म, इज कॉल्ड बायोमैकेनिक। तो बायोमैकेनिज्म सीखना बहुत आवश्यक होता है। किसको? खासकर जो अपने बॉडी के साथ प्ले करता है। तो आजकल कितने स्टंट वाले गेम्स होते हैं, अलग अलग फ्यूजन होता है, उसमें ट्रेडिशनल लेवल की मॉडर्न भी उसमें ऐड करते हैं। तो एंशिएंट तो वैल्यूएबल है, मॉडर्न भी कम वैल्यूएबल नहीं है। तो अपने को नहीं रे मैं एंशिएंट नहीं, मैं केवल एंशिएंट को ही मानती हूँ, मॉडर्न को नहीं। यू हैव टू बी मॉडर्न utmost, sheer modern. At the same time, you have to be very, very ethical
एंड ट्रेडिशनल आर्ट्स, क्योंकि एंशिएंट क्या है, एंशिएंट है जो जिसको हम कहते हैं इथिक्स। पहले बहुत इथिक्स होता था, आजकल इथिक्स नहीं है। मार्शल आर्ट क्या है, एंशिएंट है, लेकिन आजकल एक फैशन हो गया है। लेकिन वो सेल्फ डिफेंस भूल गए। सेल्फ डिफेंस में भी कैसे सेल्फ डिफेंड किया जाता है वो सभी। मार्शल आर्ट ग्रुप में कितने 10 बच्चे होते हैं, उनमें से कौन होता है, एक आध बच्चा होता है जो बढ़िया सीख। द्रोणाचार्य के इतने सारे शिष्य थे, अर्जुन एक ही बन पाया था। मतलब कोई एक ही बनता है चक्रवर्ती सम्राट, बनता है ना, बहुत सारे बनते हैं क्या, नहीं बनते। धरती पर एक बार में एक ही चक्रवर्ती सम्राट होता है, पता है। चक्रवर्ती का अर्थ होता है एक ऐसा दिव्य पुरुष जिसके अंदर पैरों में चक्र होता है, विष्णु चिन्ह कह सकते हैं उसको, चक्र होता है, पहला हुआ। दूसरा, उसके 32 महापुरुष लक्षण होते हैं, एक हम वीडियो उस पर डालने वाले हैं। 32 बॉडीली एक्सीलेंस, उसकी हाइट बराबर होगी, उसकी आंखें बहुत सुंदर होंगी, उसके आईब्रोज आई कमान की तरह, जो उसको बोलते हैं कमान की तरह होगी, उसके दांत जो है बिल्कुल एक लाइन में होंगी, उनका जिह्वा लंबा होता है, कान लंबे होते हैं, अजान बाहु होते हैं। अजान बाहु बोले तो बिना झुके हुए घुटने को टच करने वाला, गोरा चिट्ठा होता है वो, और ताकत बहुत होती है उसमें, बहुत सारे गुण होते हैं। 32 महापुरुष लक्षण। अगर मैंने वही बोला ना, वर्म को गुणी पुत्र, एक ही बच्चा होना चाहिए, और वो बिल्कुल चांद की तरह नहीं बल्कि सूर्य की तरह तेजस्वी होना चाहिए, बिल्कुल सब गुणों से भरे हुए। जैसे चक्रवर्ती बोला था ना, चक्रवर्ती होना चाहिए, मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए उसको। हम होनहार होते हैं, टैलेंटेड होते हैं, अगर उसको हम उसका पोषण नहीं करते तो रास्ते में ही वो बिल्कुल अल्टीमेट तक, लेकिन रास्ते में बहुत चैलेंज होता है। But you are, endowed with all those forces by the nature that we can overcome all the challenges. हर व्यक्ति के अंदर we are born with weaknesses also. लेकिन अपनी कमजोरियों को ताकत बनाओ, right? But no worries. Actually हमें ओरिजिनल होना चाहिए, हमें कॉपी कैट नहीं होना चाहिए, ठीक है। वही मैंने बताया ना कि ऐसी ताकत होनी चाहिए, ऐसी हिम्मत होनी चाहिए जो मैं अकेले चल सकूं, अनकन्वेंशनल चल सकूं। जो भी कन्वेंशनल लोग होते हैं ना, वो भीड़ में चलने वाले होते हैं, वो कोई रास्ता नहीं क्रिएट करते, वो कोई एक नया जो है ना वो सिस्टम क्रिएट नहीं कर पाते। वो बनी बनाई चीजों में, रेडीमेड में ही बिलीव करते हो, रेडीमेड में ही जिंदगी उसकी चली जाती है। और जो परफेक्शन, अल्टीमेट परफेक्शन तक पहुंचना चाहता है, जिसका लक्ष्य है, वो व्यक्ति ओरिजिनल होना मांगता है। केवल ये ध्यान रखो, नजर तो रखो, क्योंकि बच्ची है, मतलब कितनी मैच्योरिटी है, वो आप जैसा एक्सपीरियंस अनुभव नहीं होता, माँ बाप का अनुभव नहीं होता। लेकिन हमें ज्यादा मॉनिटर नहीं करना चाहिए बच्चों, बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं करना चाहिए, बच्चों फ्रीडम देना चाहिए। लेकिन एक चीज मैं सिखाऊंगा बच्चा, ये लर्न टू हैव बैलेंस, दैट इज द कोर ऑफ योर परफेक्शन, दैट इज द कोर ऑफ योर सक्सेस। जो बैलेंस में नहीं जीता वो सक्सेस के पास पहुंच के भी पिछड़ जाता। जैसे बोलने की ही बात है, हमें ना ओवर स्पीकर होना चाहिए ना अंडर स्पीकर होना चाहिए, बिकॉज नेचर डजंट वांट इम्बैलेंस। अगर आपके अंदर प्रोटीन ओवर हो जाएगा, आपकी हेल्थ को नुकसान करेगा। विटामिन जो हमें आवश्यक होता है, अगर विटामिन की डिफिशियंसी हो जाए तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। विटामिन ए की कमी से आंखों की रोशनी कम हो जाती है, ठीक है। लेकिन वही विटामिन ए ओवर हो जाएगा तो आंखों में प्रॉब्लम बढ़ जाती है, आंखें लाल हो जाती है। मतलब क्या, डिफिशियंसी भी नहीं चाहिए और एफिशिएंसी भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा एफिशिएंट भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा डिफिशिएंट भी नहीं होना चाहिए, राइट। जिसको प्रोफिशिएंट भी कहते हैं। बैलेंस is what you have to learn here. This is what I will teach you. This is what I am training myself also. सब अभी यंग है, अभी यंग भी नहीं बल्कि अभी एडोलसेंट है, so you can correct everything very easily. क्या होता है, 30 तक हम चीजों को बहुत इजीली ठीक कर सकते हैं। 30 के बाद धीरे स्लो हो जाता है, 40 के बाद और स्लो हो जाता है, और 50 के बाद कोई बॉडी को, मैं कहता हूँ जैसे 50 के प्लस में कोई है और फिर वो अपने लेग्स को ओपन करना चाहेगा, वो जल्दी हो पाएगा क्या? उसका लिगामेंट इतना टाइट हो जाता है, या तो उसको कट करेगा लिगामेंट को सर्जरी के थ्रू, हो सकता है। लेकिन अभी जैसे कोई पौधा है, पौधा का जिधर मोड़ोगे बच्चा मोड़ जाएगा, जब बड़ा हो जाएगा उसको नहीं मोड़ पाओगे। सो देयर इज लिमिट, देयर इज टाइमिंग ऑफ एवरीथिंग। ये टाइम है, कभी भी ज्यादा ओवर रिग्रेट मत करो। ओवर रिग्रेट क्या करता है, फिर वो हमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस देता है, बहुत स्ट्रेस। सूत्र है न च अति लीनो भवति न च अति प्रग्रहितो भवति। मतलब बहुत ज्यादा लीन, अति लीन कहते हैं कि अपने आप में बिल्कुल लीन रहना, होता है प्रग्रहित, केवल बाहर ही, जिसको एक्सट्रोवर्ट कहते हैं। न बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट होना चाहिए, न बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट होना चाहिए। सो यू मस्ट हैव बैलेंस। और अगर कभी भी याद ना रहे तो कृष्ण को ध्यान कर लो। महाकृष्ण वे अटमोस्ट बैलेंस थे, बहुत एक्सट्रीम में जीते थे, लेकिन एक्सट्रीम में भी बैलेंस रखते थे। वो खतरों के खिलाड़ी थे, लेकिन उस खतरों में भी बिल्कुल बैलेंस में रहते थे, वो बैलेंस नहीं बिगड़ने देते। मतलब तुम फाइट कर रहे हो मार्शल आर्ट में, लेकिन स्माइल करते हुए फाइट करना इजी नहीं होता। जैकी चैन को देखते हो, वो कॉमेडी करते हुए फाइट करता है, ब्रूस ली भी स्माइल करते हुए फाइट करते हैं। जो रियल मार्शल आर्टिस्ट होगा ना, जो रियल योगी होगा, वो डिप्रेस नहीं होगा। हाँ, सीरियस होता है, लेकिन उसके चेहरे, जो लिप्स पे स्माइल होगी, वो डरा हो नहीं होगा। तो बैलेंस इज योगा, और योगा एक ऐसी फिलॉसफी है जो बहुत साइंटिफिक है। मैं आपको बताऊं, पहले ना साइंस था, ना कॉमर्स था, ना आर्ट था, पहले सबको फिलोसफी कहते थे, पता है। इकोनॉमी इज आल्सो पार्ट ऑफ फिलोसफी, लाइफ फिलोसफी।
अर्लियर वाज ओनली लाइफ फिलॉसफी, जीवन दर्शन। पैसा कमाना जीवन का पार्ट है ना, इकोनॉमी है, पैसा कमाना पार्ट है, पॉलिटिक्स करना भी जीवन का पार्ट है। थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स करना ही पड़ेगा। अब अपना एक बहुत बड़े प्रोफेशनल हो फिर भी पॉलिटिक्स की नॉलेज रखनी पड़ेगी, लॉ को मानना ही पड़ेगा। कोई तुम्हें एक्सप्लॉइट ना कर ले, कानून का डर दिखा के, पुलिस भी एक्सप्लॉइट ना कर ले, कानून की नॉलेज होनी जरूरी होती। कॉन्स्टिट्यूशन हमारी क्या ह्यूमन राइट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, ये सब पता होना चाहिए, कानून के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। मतलब क्या, हमें हर फन मौला होना चाहिए, हमें हर चीज होनी चाहिए नॉलेज। कहते हैं ना कि जूते सिलाई से चंडी पाठ तक, मतलब झाड़ू लगाने से लेके और स्पीच देने तक। वर्ल्ड फोरम में यूनाइटेड स्टेट्स बुलाता है, वहां भी स्पीच देने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। और एक घर में हम झाड़ू भी लगा रहे हैं, बर्तन भी मांज रहे हैं, कुक भी कर रहे हैं, सारा कुछ होना चाहिए। और वो कैसे होते हैं, जब हम अपने आप को हर एरिया में काम करते हैं। जीवन छोटा है, लाइफ बहुत शॉर्ट है, करना बहुत कुछ होता है, लेकिन हम जो करते हैं उसको हम परफेक्टली कर सकते हैं। कैसे? माइंडफुलनेस के, इंटेलिजेंस के ऊपर। कृष्ण के अंदर इतनी कैपेबिलिटी क्यों थी? माइंड। कृष्ण तो सुपर ह्यूमन है, वो तो भगवान कहते हैं, भगवान। मैं बुद्ध की बात करता हूँ। He was born as a human being like us. Yeah. He faced all the challenges as human being faces. But just by mindfulness, through mindfulness, he reached the utmost perfection. जिसको ईश्वर कहते हैं, ईश्वरत्व प्राप्त कर लिया, ब्रह्मत्व प्राप्त कर लिया, अहम ब्रह्मास्मि को परफेक्टली प्राप्त कर लिया। केवल जबान से नहीं, अहम ब्रह्मास्मि, और ब्रह्म का 0.01% भी नहीं। So he was not speaking, he was living that.